हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। इससे पहले आप लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में ज़रूर सुने होंगे, और अगर नहीं भी सुने हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में तो उसका एक फेमस नेता है जिसका क्या नाम है, अकबर। तो अकबर और बीरबल की तो कहानियाँ बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। अकबर और बीरबल की खिचड़ी वाली जो कहानी है वो तो बहुत ही फेमस है। तो वो जो बीरबल है वो किसके दरबार में रहा करते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। और अकबर कैसा, कौन से साम्राज्य का राजा था, तो मुग़ल साम्राज्य का राजा था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस चैप्टर में मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और पढ़ना शुरू करते हैं। उस आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल पे हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पिछले चैप्टर में पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर 3, उसमें क्या पढ़ा था, तो तुर्क और अफगान शासकों के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। और ये भी देखा था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसी होती है, और उसमें मुख्यतः 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और पहला जो वंश था वो कौन था, गुलाम वंश था, ठीक है, जिसकी स्थापना कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको एक क्या बोलते हैं, अफगानी शासक था जिसका क्या नाम था, बाबर, वो आता है और आकर के इन सबों को क्या करता है, हराता है और यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। तो ये जो कहानी है उसको बहुत ही डिटेल से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो क्या करा है कि आपने इकाई 3 में सल्तनत काल के राजा, सुल्तान और राजवंशों के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ा ही था। अब देखो क्या करा है कि इस काल का आखिरी महत्वपूर्ण राजा फिरोज शाह तुगलक था। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत काल का आखिरी जो सबसे, अगर बोला जाए तो महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली अगर कोई राजा था तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद क्या करा है कि जिसके मरने के साथ ही सल्तनत में बिखराव और कमजोरी आने लगी। यानी कि जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है और बिखरने लगता है। और बिखरने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ये जो कहानी है, मतलब ये तो आप मान करके चलिए कि यही एक कोर कॉन्सेप्ट है कि कोई भी साम्राज्य बनेगा और कैसे टूटेगा। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर जो सेंट्रल पोजीशन का जो राजा है अगर शक्तिशाली होगा तो उसका साम्राज्य क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, विस्तृत होगा, वो बहुत बड़े क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करेगा, उसके ऊपर शासन करेगा। लेकिन जैसे ही सेंट्रल पोजीशन का जो राजा कमजोर होगा, उसका उत्तराधिकारी कमजोर होगा, ये जो सेंट्रल पोजीशन पे अगर उत्तराधिकारी इसका कमजोर हुआ, राजा कमजोर निकला, तो क्या हो जाएगा, ये जितने बड़े भूभाग पे कब्जा करके शासन कर रहा था वो सब के सब क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लगेंगे और अलग अलग नए नए राज्य उभर करके सामने आएंगे, नए नए राजा उभर करके सामने आएंगे और इसके प्रभुसत्ता को चैलेंज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग इतिहास इसी से बनता और बिगड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, ये भी देखा था कि जब इन लोगों ने आक्रमण किया था तो भारत के जो भी स्थानीय राजा थे वो लोग क्या किए थे, वो भी आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और आपस में कमजोर होते गए। और बाहर से इन लोगों ने क्या किया था, अटैक किया था और इनके साम्राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो यही कहानी मतलब लगता आपको देखने को मिलेगा कि ये चलती रहती है। तो क्या करा है कि जब फिरोज शाह तुगलक क्या हो गया, कमजोर हो गया, तो उसका जो सल्तनत है वो क्या हो गया, बिखराव और कमजोर होने लगा और राजा का नियंत्रण अपने शासन क्षेत्र पर से ढीला पड़ने लगा। इसी क्रम में तुर्क आक्रमणकारी जो था, जिसका क्या नाम है, तैमूर, कौन था, तैमूर लंग और बलकरन की कहानी आप लोग हिंदी की किताब में पढ़े होंगे, ठीक है ना। बलकरन जो कि जिसका बर्थडे था और हम लोग बहुत ही मतलब मज़ेदार कहानी है वो। तैमूर लंग क्या करता है, दिल्ली के ऊपर अटैक करता है। तो वो कब किया था, 1398 में किया था, 98-99 में भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही जो प्रतिष्ठा थी उसको भी क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। और क्या करा कि इस आक्रमण के बाद अफगानों ने अवसर पाकर दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथों में ले लिया। सल्तनत काल का आखिरी जो राजवंश इन्हीं अफगानों में से एक समूह लोदियों द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके समय में दिल्ली सल्तनत का जो नियंत्रण था वो आगरा, दिल्ली और उसके आसपास तक के क्षेत्रों तक ही क्या हो गया था, सीमित हो गया था। यानी कि जिस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत था, जितने बड़े भूभाग पे शासन चलता था दिल्ली सल्तनत का, वो क्या हो गया, अब कम हो गया और ये सिमट करके कहाँ तक रह गया, तो आगरा और दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहीं तक दिल्ली सल्तनत का जो प्रभाव है वो सीमित होकर के रह गया। अब देखो क्या हुआ कि सल्तनत की इस कमजोरी का लाभ उठाकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई राज्य बन गए। हम लोगों ने अभी सीखा, मतलब ये जो आप स्टार्टिंग से अगर मेरे वीडियोस को देखते आ रहे होंगे, हिस्ट्री को फॉलो करते रह रहे होंगे, तो आप देखे होंगे क्या कि जो
बड़ा बड़ा साम्राज्य बनता कैसे है? जो सेंट्रल पोजीशन पे राजा मजबूत होगा, अपने क्षेत्र का विस्तार करेगा और उस पे शासन करेगा। जैसे ही सेंट्रल पोजीशन का राजा कमजोर हुआ, उसका क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से जैसे ही दिल्ली सल्तनत जो है वो कमजोर हुआ, यहाँ के राजा कमजोर हुए, तो जो दिल्ली सल्तनत है वो अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया और स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके सामने आया। जैसे अगर बात करें तो गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, मालवा हो गया, दक्षिण भारत के राज्य और राजपूताना में अगर देखा जाए तो मेवाड़ का राज्य जो था वो प्रमुख था। और क्या करा कि ये सभी राज्य आपस में लड़ते रहते थे। और सबसे बड़ी कमजोरी अगर देखा जाए इन छोटे छोटे राज्यों की थी, वो क्या थी? आपस में लड़ना। मतलब अपने आसपास के जो छोटे छोटे राज्य हैं ये आपस में इससे लड़ेंगे, ये इससे लड़ेंगे, ये इससे लड़ेंगे, मतलब ये सब आपस में चाहते रहते थे कि हम क्या कर ले? कब्जा कर ले। और इस तरीके से जब ये दोनों आपस में लड़ते थे सभी लोग छोटे छोटे राज्य, तो बाहरी जो शासक अटैक करता था और ये लोग एक साथ मिल करके नहीं अटैक करते थे बल्कि एक अकेले अकेले करते थे, तो इससे इनको हराना क्या हो जाता था? उन सबको आसान हो जाता था और ये लोग हार करके और चुपचाप मतलब उसके अंतर्गत चले गए। लेकिन जब स्वतंत्र होंगे तो आपस में ही लड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखो क्या हुआ कि इन सबों की इच्छा दिल्ली पर अधिकार करने की थी। अब ये लोग आपस में लड़ते क्यों थे? अगर दिल्ली सल्तनत काल के पीरियड में देखा जाए कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गया और छोटे छोटे राज्य उभर करके सामने आए और ये सब लोग आपस में क्यों लड़ते थे कि हम भी दिल्ली पे राज करें, वो चाहता था हम दिल्ली पे राज करें, और इस तरीके से, क्योंकि वह अभी भी राजनीतिक और लोग दिल्ली पे शासन क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जो दिल्ली था वो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। ठीक है, वस्तुतः तो दिल्ली सल्तनत काल में लगभग 300 वर्षों तक राजधानी रही थी। यहाँ से भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से पर शासन किया जाता था, इसलिए यह शहर एक तरह से देखा जाए तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। इसलिए जो छोटे छोटे राज्य थे वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। किस चीज़ के लिए? दिल्ली पे शासन जमाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करा कि इन छोटे राज्यों में ही बिहार में भी नुहानी अफगानों का शासन था। तो अगर देखा जाए कि इन छोटे छोटे राज्यों में ही बिहार में नुहानी अफगानों का क्या चलता था? शासन चलता था। एक अफगान का क्या है? ट्राइब है, जिसको क्या बोलते हैं? नुहानी। तो जो नुहानी अफगान थे वो कहाँ पे शासन करते थे? बिहार वाले हिस्से में शासन करते थे। अब अपने बिहार की बात आती है तो इसको और थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। तो देखो क्या करा है कि इस राज्य के अधीन फरीद या शेर खां का सासाराम पर नियंत्रण था। और अगर देखा जाए तो उन्हीं नुहानी अफगानों में एक शासक था जिसका क्या नाम था? फरीद या शेर खां। वो उसका नियंत्रण किस क्षेत्र पे था? तो बिहार का जो सासाराम है वहाँ पे इसका नियंत्रण था। ठीक है, वो अपनी योग्यता के बदौलत नुहानी राजाओं के काफ़ी करीब आ गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो शेर खां या फरीद खां जो था वो एक तरीके से सैनिक कमांडर था, लेकिन अपनी योग्यता और बल के बदौलत देखा जाए तो वो क्या हो गया कि जो नुहानी राजा होते थे उनके काफ़ी करीब आ गया। मतलब ये लोग इसको काफ़ी पसंद करने लगे। धीरे धीरे जो शेर खां था उसने बिहार में अपने को प्रभावी बनाया और आगे नुहानी शासकों के स्थान पर स्वयं बिहार का शासक बन गया। यानी कि पहले कौन शासन कर रहे थे? नुहानी शासक। और नुहानी शासक के अंडर में कौन काम कर रहा था? शेर खां या फिर फरीद खां। लेकिन धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते गया और बाद में फायदा उठा करके खुद ही क्या बन गया? बिहार का शासक बन गया। और बिहार के इस बदलाव से पड़ोसी बंगाल के अफगान शासकों के साथ शेर खां की संघर्ष की स्थिति बन गई। अब देखो इससे हुआ क्या? बिहार में भी क्या किसका शासन था? नुहानी अफगानों का। बंगाल में भी किसका शासन था? नुहानी अफगानों का। ठीक है, दोनों लोग शासन कर रहे थे। बिहार का जो नुहानी शासक था और वहाँ पे शासन कर रहा था नुहानी शासक, और जो शेर खां था उसका सैनिक बोल सकते कमांडर था। तो ये इसके करीब आया और बाद में नुहानी शासक को हटा करके खुद शासक बन गया। तो बगल का जो बंगाल वाला जो नुहानी शासक था इसको बुरा लगा, बोला कि देखो यहाँ मेरे जो नुहानी शासक अफगानी थे उनको हटा करके खुद बन गया, तो इसलिए इसके मतलब बिहार और बंगाल में क्या हो गया? संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अब देखो जो बंगाल का शासक था इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित था। देखा कि अरे जो शेर खां है तो इतना प्रभावशाली हो रहा है, क्या ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर भी अटैक कर दे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। और 1538 ईस्वी में दोनों के बीच जो है वो युद्ध हुआ। और 1538 आते आते क्या हो गया? इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब देखो क्या करे कि इसमें जीता कौन? तो इसमें शेर खां जो है वो विजित रहा, यानी कि जीत गया। इस युद्ध को बंगाल के शासक को हरा दिया और इसके साथ ही वो भारत का सबसे शक्तिशाली और अफगान शासक बन गया। और लगभग इसी समय काबुल और कंधार के शासक जो जिसका नाम था बाबर के भारत पर आक्रमण हुआ। यानी कि इसी समय जब शेर खां यहाँ पे था, ठीक उसी समय लगभग अगर देखा जाए तो काबुल और कंधार का एक शासक था जिसका क्या नाम था? बाबर। और बाबर क्या करता है? भारत के ऊपर आक्रमण करता है। और बाबर इस समय के हिंदुस्तान के विषय में अपनी आत्मकथा में लिखता है। ठीक है,
कि जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की तो उस समय सारा हिंदुस्तान किसी शासन के क्या करा कि सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था, अर्थात यहाँ छोटे छोटे राजा राज्य करते थे और उनमें से प्रत्येक अपने को सम्राट समझता था और आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहता था। ये बात कौन लिख रहा है? बाबर। बाबर जब अटैक किया था भारत के ऊपर तो उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है यानी कि अपने जीवन के बारे में लिखा है जिस बुक में, उस बुक में क्या बताया कि जब हम भारत के ऊपर अटैक करने गए तो भारत किसी एक बड़े शक्तिशाली शासक के अंडर में नहीं था, बल्कि छोटे छोटे जो शासक थे वो भारत के ऊपर राज्य कर रहे थे और सभी लोग क्या समझते थे अपने आप को? तीस-मार खां यानी कि सम्राट समझते थे। अब देखो क्या हुआ कि आपने निरंतर भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के विषय में पढ़ा है। जाहिर सी बात है हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी है वो क्या करते थे? भारत के ऊपर अटैक करते थे। वस्तुतः अगर देखा जाए तो भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम सीमा से होता आया था, क्योंकि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए शासकों के द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया और बाबर भी उसी रास्ते से भारत आया। वो अपने छोटे छोटे राज्य को बढ़ाने और भारत की संपदा एवं धन दौलत के विषय में सुन करके आया था। तो बाबर आया क्यों था? तो दो कारणों से आया था। पहला कि वो अपने राज्य को बढ़ाने आया था और दूसरा भारत की धन संपदा और दौलत के बारे में बहुत सुना था कि भारत क्या है, बहुत समृद्धशाली है, बहुत धनवान देश है, तो चला जाए वहाँ पे लूटा जाए, वहाँ के लोगों को लूटा जाए। और ये व्यवस्था बना करके, प्लान बना करके बाबर जो है वो कहाँ पे आता है? भारत के ऊपर अटैक करता है। अब देखो बाबर जब भारत के ऊपर अटैक किया तो उस समय की क्या स्थिति थी, क्या कहानी थी, उसके बारे में आगे जानते हैं बच्चों, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या करा कि 1526 में बाबर अपनी घुड़सवार सेना तोप का उपयोग भारत में नहीं हो रहा था, यानी कि जब बाबर भारत के ऊपर अटैक करने आया था तो आया कैसे था उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो उसका क्या था? घुड़सवार सेना था। बाबर क्या आया था? घुड़सवार सैनिक लेकर के आया था, साथ ही साथ तोप लेकर के आया था। क्या लेकर के आया था? तोप, जिसका उपयोग इससे पहले भारत में नहीं हो रहा था। मतलब इससे पहले भारत के युद्ध में जब भी युद्ध लड़ा जाता था तो घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिकों के बीच में लड़ा जाता था, हाथी सैनिकों के बीच में लड़ा जाता था, लेकिन तोप का उपयोग नहीं होता था। तोप का उपयोग पहली बार किसने किया था? बाबर ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या करें, साथ ही साथ बंदूक तथा घुड़सवार तीरंदाज एवं आक्रामक युद्ध शैली के साथ पानीपत पहुंचा। अब देखो जब ये पानीपत पहुंचा तो यहाँ दिल्ली के जो अफगान शासक था जिसका क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी के साथ उसका संघर्ष हुआ। अब दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ही भिड़ेगा बाबर से। इसमें बाबर की जीत हुई और बाबर क्या कर देता है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और तो आपसे पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था बच्चों? इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराता है और लोदी वंश को दिल्ली से खत्म कर देता है। अब देखो क्या हुआ कि बाबर के सहयोगी जीत के बाद धन लूटकर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें समझाकर हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर लिया। अब देखो जब बाबर अपने साथियों के साथ जब अटैक किया था भारत के ऊपर तो यहाँ के राजा को हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। लोदी को हराने के बाद इसके जो साथी थे वो बोले कि चलो अब लूट लेते हैं, अब यहाँ पर अपने घर चलते हैं। तो जो बाबर है वो बोला कि नहीं नहीं हम क्या करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। और इस तरीके से सब क्या किया, उसको राजी कर लिया कि नहीं नहीं यहीं पर रुका जाए और यहीं पर शासन व्यवस्था चलाई जाए, ठीक है। अब देखो क्या करें कि इस जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों और महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को एक एक कर पराजित करते हुए अपने नए राज्य को भारत में स्थापित किया। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो उसने 1537 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा को, किसको? चित्तौड़ के जो शासक थे जिनका क्या नाम था? राणा सांगा। और राणा सांगा के साथ युद्ध होता है और कब होता है? 1527 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि चित्तौड़ का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो राणा सांगा और राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और वही अगर बात किया जाए 1528 में तो चंदेरी का जो शासक था जिसका क्या नाम था? मेदिनी राय, उसके साथ होता है। तो 1528 में चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय और बाबर, इसके बीच में युद्ध होता है। और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया, ठीक है। बाबर इस तरीके से क्या किया? अपने राज्य को सुदृढ़ करता है। अब देखो क्या हुआ, शेर खां का मुगलों के साथ संघर्ष। अब हम लोग जानते हैं कि इस समय क्या था? शेर खां जो था वो नुहानी अफगानों को हटा करके बिहार में अपना जो सासाराम से जो शासन व्यवस्था है वो मजबूत कर रहा था। बिहार में कौन? शेर खां। अब देखो शेर खां कुछ दिनों तक बाबर के अधीन मुगलों की सेवा में भी रहा। वहां उसने मुगलों के कार्यकलापों को बारीकी से देखा जिससे उसे निराशा हुई और उसने
उसने इसके बाद अपना पूरा ध्यान जो है वो बिहार में अपने शासन को मजबूत बनाने पर जोर दिया और उसने यहाँ अपने को मजबूत बनाते हुए मुगल बादशाह से सीधी लड़ाई के लिए तैयारी भी की। अब देखो, पहले तो गया जो शेर खां था, वो बाबर जब यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, कब? 1526 में। आपसे पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1526 ईस्वी में होता है। कब होता है बच्चों? 1526 में, ठीक है। और ये जो है वो, अब देखो क्या करा है यहाँ पे कि जो शेर खां है वो क्या करता है कि अपने देखा कि अरे मुगल यहाँ पे तो दिल्ली में शासन स्थापित कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिहार में अगर हमें शासन मजबूत करना है तो ये लोग कभी ना कभी तो बिहार के ऊपर अटैक करेंगे ही। तो इसलिए उसने क्या किया कि युद्ध लड़ने के लिए, सीधी युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। अब देखो क्या, हुमायूं तथा मुगल अफगान संघर्ष। अब देखो, बाबर अपने राज्य को बिना व्यवस्थित किए 1530 में मर गया। आया कब था? 1526 में भारत के ऊपर अटैक किया था और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन 1530 आते आते युद्ध लड़ा, बहुत सारे युद्ध इसको लड़ने पड़े और युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुआ, 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसका बड़ा जो बेटा था, जिसका क्या नाम था, हुमायूं, हुमायूं क्या बनता है, बादशाह बनता है। उसको शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ा और सबसे प्रबल विरोध जो था वो अफगानों की तरफ से हुआ, क्योंकि अफगान उस समय भारत में क्या थे, सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उनका शासन भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था और अफगान विरोध का केंद्र बिहार था। यहाँ शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खां का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास किया और इसमें उसे सफलता भी मिली। यानी कि अब देखो एक कहानी क्या हुई, हम लोगों ने देखा कि ये बिहार है और ये बंगाल है, ठीक है। अब बिहार में नुहानी शासकों को हरा करके कौन शासक बनता है, शेर खां बनता है। और फिर बंगाल का जो नुहानी शासक था और नुहानी अफगानी शासक था, वो क्या कर देता है, शेर खां से ईर्ष्यावश लड़ाई करता है और ये हार जाता है, शेर खां इसको जीत लेता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो किसके अधीन में आ गया, शेर खां के अधीन में आ गया। या फिर फरीद खां जिसको बोलते हैं, जिसको शेरशाह सूरी, बाद में नाम ये अपने आप को क्या रखा है, शेरशाह सूरी। तो देखो जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र शेरशाह सूरी के अंदर में आ गया, लेकिन जो मुगल साम्राज्य पे शाहजहां क्या कर रहा था, शासक बना जब हुमायूं, तो क्या किया यहाँ पे बंगाल पे ये देखा कि शेर खां यहाँ पे मजबूत हो रहा है, तो सबसे पहले बिहार पे अटैक न करके इसने क्या किया, बंगाल के ऊपर अटैक किया। जब बंगाल के ऊपर हुमायूं अटैक करता है तो शेर खां बोलता है ठीक है कर लो और बंगाल को अपने कब्जे में ले लो। या ये कब्जे में ले लिया और यहाँ पे कुछ दिनों तक रहा। हुमायूं क्या किया, बंगाल को जीतने के बाद बंगाल में कुछ दिनों तक रुका है। देखते हैं आगे क्या हुआ कि यहाँ शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खां का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास किया और इसमें उसे क्या मिली, सफलता भी मिली। शेर खां ने हुमायूं के बंगाल अभियान को नहीं रोका, बोला कि ठीक है तुम करो, तुम जीतो, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल बादशाह 8 महीनों तक वहां रहा। इस बीच शेर खां अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए बिहार के अतिरिक्त चुनार, बनारस, जौनपुर और कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। या बोला कि ठीक है तू बंगाल जीत रहा है, हम किसको जीतेंगे, चुनार को जीतेंगे, बनारस को जीतेंगे, जौनपुर को जीतेंगे। और इस तरीके से उसने हुमायूं के आगरा लौटने का जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर दिया। यानी कि बोला कि बेटा तू बंगाल तो चला गया लेकिन अब लौट करके आगरा नहीं जाने देंगे, तुमको बीच से ही रोक देंगे। तो ये हुआ। अब देखो, अब सोच करके देखो, हुमायूं को अगर बीच से रोकेगा, आगरा जाने नहीं देगा, तो क्या होगा, आगरा में हुमायूं के भाइयों द्वारा राज्य प्राप्त करने के प्रयास के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। और इस क्रम में चौसा और कन्नौज के नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर खां के बीच क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है और इसमें शेर खां सफल रहा और इस प्रकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया। और मुगल अफगान संघर्ष के दौर में अफगानों की जीत का पूरा श्रेय शेर खां के सफल कूटनीति को जाता है। और शेर खां क्या कर देता है, जो मुगल शासक हुमायूं था उसको कहाँ पे हराता है, तो चौसा और कन्नौज का जो युद्ध होता है, इन दोनों युद्धों में शेर खां क्या कर देता है, हुमायूं को हरा करके भगा देता है और हुमायूं को भागना पड़ता है। तो बच्चों हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि जो दिल्ली का शासक हुमायूं था, जो मुगल शासक हुमायूं था, उसको शेरशाह ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, चौसा और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को क्या कर देता है, हरा देता है। तो अगर एक मुगल शासक को हराना एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से, अगर कोई भी राजा, उसका शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत रहा होगा, कुछ अच्छा वो कार्य कर रहा होगा, इसी कारण उसका जो साम्राज्य था वो मजबूत हुआ। उसका जो राज्य था, जिस राज्य के ऊपर शेरशाह शासन कर रहा था, वहाँ पे ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कुछ न कुछ तो अच्छी रही होगी, जिसके कारण वो एक मुगल शासक को हरा पाया।
और जिसका क्या नाम था, हुमायूं। हुमायूं को वो हरा पाया। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि इसका शासन व्यवस्था कैसा था। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे कि शेर खां ने राजा बनने के बाद एक उपाधि ली थी, और उस वो कौन सा उपाधि था, शेरशाह की उपाधि। यानी कि शेरशाह ने अपने आप को क्या बोला कि मैं क्या हूँ, शेरशाह रहूँगा। ठीक है, इसने अपने आप को एक उपाधि दिया, क्या बोला कि मैं शेरशाह हूँ। शेरशाह की उपाधि धारण की और उसने अपने पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की। अब सबसे पहले बच्चों आपको ये चीज़ समझना है क्या कि किसी भी राज्य को अगर अच्छा बनाना है, सबसे शक्तिशाली बनाना है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। यानी कि राजा कोई अगर नियम बना रहा है लोगों के लिए, तो लोग उस नियम को फॉलो करें, तभी वो राज्य क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से रह पाएगा। ठीक है, आप अभी भी अगर वर्तमान की स्थिति में देखिए तो कोई भी अगर कोई मुख्यमंत्री की भाषण सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। अगर आप बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे न्याय के साथ विकास किया है, कानून का राज स्टैब्लिश किया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ किया है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर किसी भी नेता को अगर सुनिएगा तो किस चीज़ के बारे में बात करता है, कानून और व्यवस्था का बात करता है। अब ये कानून व्यवस्था क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र पे अगर शासन व्यवस्था अच्छे करनी है, मतलब वहाँ पे शांति का माहौल बनाना है, तो कानून व्यवस्था को अच्छा करना होगा, लोगों को कानून का नियमों का पालन करवाना होगा। ठीक है, जो लोग नियम को तोड़ेंगे उनको दंडित करना होगा। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो शेरशाह है उसने क्या किया था, कानून व्यवस्था स्थापित किया था। ठीक है, तो एक तो जो अच्छे राज्य की पहचान है वो क्या है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, उसके कानून व्यवस्था को अच्छा बनाया। एक बात, दूसरा क्या हुआ, क्योंकि मुगल और अफगान संघर्ष के कारण भारत का एक बड़ा क्षेत्र प्रशासनिक रूप से क्या हो गया था, अस्थिर हो गया था। उसने स्थानीय जमींदारों से क्या किया, वसूल जो लगान की गई थी उसको भी सख्ती से प्राप्त किया। यानी कि अब देखो, दो राजा जब आपस में लड़ने लगे तो वहाँ का जो टैक्स देने वाला लोग है वो क्या करने लगता है, आनाकानी करने लगता है। तो इस चीज़ को देख करके जो शेरशाह सूरी है उसने बोला कि भाई जितने भी तुम जमींदार लोग और जो कुछ भी टैक्स नहीं दे रहे हो राज्य को, वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसको सख्ती से प्राप्त किया, कहा कि नहीं देगा तुमसे लेकर रहेंगे। और उसको अगर कोई नहीं देता था तो उसको दंडित करने का काम करता था। कौन करता था, शेरशाह सूरी। तो एक तरीके से देखे तो ये क्या कर रहा है, अपने राज्य को मजबूत किए जा रहा है। आगे देखो, जमींदारों को किसानों से निर्धारित दर से ही अधिक लगान नहीं वसूलने की आज्ञा दी। हम लोग जानते थे कि एक जमींदार होता था जो क्या करता था, जो छोटे मोटे किसान होते थे उनसे क्या करता था, टैक्स वसूलने का कार्य जो राजा होता था वो बड़े बड़े जमींदारों को दे देता था कि आप किसानों से क्या कीजिए, टैक्स वसूलिए और टैक्स वसूल करके क्या कीजिए, हमें वापस दीजिए। और इस तरीके से जो जमींदार होते थे वो किसानों से जितना, मान लीजिए राजा को 10 रुपया देना है तो 15 रुपया वसूलते थे। और इस एक तरीके से देखा जाए तो किसानों को क्या करते थे, एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, उसका शोषण करते थे। तो ये भी बोला जो शेरशाह सूरी था, बोला कि ये भी गलत बात है, जितना तुमको देना है, जितना बोला गया है किसानों से टैक्स वसूलने का उतना ही वसूलो, अगर ज़्यादा वसूलोगे तो फिर क्या किया जाएगा, तुमको दंडित किया जाएगा। तो ये एक और अच्छी बात हो गई उसकी। वही देखे तो शेरशाह के पहले किसानों से वसूल की गई लगान को वे राजा के पास नहीं भेजते थे। अब जो जमींदार होते थे जो राजा किसानों से टैक्स वसूल लेते थे लेकिन वो राजा के पास नहीं भेजते थे, उसका भू राजस्व निर्धारण ने उसको बोला कि भाई तुमको देना पड़ेगा नहीं तो दंडित करेंगे। तो ये भी किया। उसके बाद क्या कराया कि भू राजस्व निर्धारण के लिए एक नया तरीका अपनाया गया जिसके तहत उपज की अलग अलग किस्मों पर राज्य को मिलने वाला जो लगान की दर थी वो अलग अलग तय की गई। अब देखो क्या होता है कि एक तो फसल अलग अलग है, मान लीजिए कोई गेहूं बो रहा है, कोई दाल बो रहा है, कोई चना बो रहा है, कोई मसूर बो रहा है, कुछ अलग अलग तरीके के क्या है किस्म है। तो उन सभी के ऊपर एक ही टैक्स नहीं वसूला जाता था। शेरशाह ने ये व्यवस्था किया कि नहीं नहीं, अलग अलग फसलों के ऊपर अलग अलग टैक्स रहेगा। चावल के लिए अलग रहेगा, गेहूँ के लिए अलग रहेगा, मसूर के लिए अलग रहेगा, जो भी दलहन फसल है उसके लिए अलग रहेगा। इस एक तरीके से देखा जाए तो मतलब सोच करके, किसानों के बारे में सोच करके इसने ऐसा निर्णय लिया। उसी आगे देखें तो राजस्व की दर उपज की 1/3 थी। और साथ ही साथ जो टैक्स लेता था, अगर एवरेज तौर पे देखा जाए तो जो राज्य के द्वारा टैक्स लिया जाता था बच्चों, वो क्या होता था, 1/3 होता था। 1/3 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया है तो उसमें से 33 रुपया लेता था, यानी कि 33% बोल सकते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33%। और जो अलाउद्दीन खलजी था, हम लोग चैप्टर 3 में क्या पढ़े थे कि जो अलाउद्दीन खलजी था वो कितना टैक्स लेता था, 50% लेता था। सोच करके देखो, मतलब किसानों को तो एकदम रुआ देता था कि तुमको जितना उपजा रहे
रहे हो उसका आधा तुम दे दो, और आधा में तुमको बीज खरीदना है, मजदूरों को देना है, या फिर खुद खाने के लिए रखना है, ये तुम समझो हमको आधा चाहिए तो चाहिए। तो इस तरीके से ले लेता था आधा। किसान रो धो करके क्या करते थे, देते थे, नहीं देंगे तो दंडित होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अलाउद्दीन कितना लेता था टैक्स के रूप में, 50% लेता था। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो भी कितना लेता था, 50% टैक्स के रूप में लेता था किसानों से। लेकिन जो ये शेरशाह सूरी था वो बोला कि नहीं नहीं, किसान बहुत परेशान होते हैं, इतनी मेहनत से फसल उपजाते हैं, उसमें बीज डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके फैमिली को खाने के लिए भी होना चाहिए, उसका खर्च भी चलना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या किया, टैक्स को घटा करके 50 से घटा करके कितना कर दिया, 33% कर दिया, यानी कि 1/3 कर दिया। यानी कि देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, किसानों की तरफ कुछ कार्य कर रहा है। साथ ही साथ अगर सूखा पड़ जाए या फिर अकाल के समय लगान जो होता था, लगान मतलब टैक्स, लगान कहने का मतलब क्या हुआ, टैक्स। तो जो लगान होता था, किसान जो राजा को जो टैक्स के रूप में देते थे उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, लगान के नाम से भी जानते हैं। इसको कर भी कहते हैं, इसको राजस्व भी कहते हैं, जो भी बोल लीजिए, लगान बोल लीजिए, कर बोल लीजिए, टैक्स बोल लीजिए, राजस्व बोल लीजिए, सब एक ही है, ठीक है। तो जो लगान होता था, जो टैक्स होता था, वो राजा क्या कर देता था, माफ कर देता था। संकट के समय अगर मान लीजिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो कुआं खुदवाने के लिए किसानों को धन जो है उधार देता था। साथ ही साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरों का निर्माण भी इसने क्या किया था, करवाया था। तो एक तरीके से देखा जाए अगर तो इसकी बातों को, इसके प्रशासनिक स्थिति को देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने लोगों के लिए कार्य किया, जनता के लिए कार्य किया, किसानों के लिए, मतलब उनके सहानुभूति के साथ उनके साथ शासन व्यवस्था स्थापित की, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि शेरशाह ने व्यापार के विकास पर भी क्या किया था, पूरा ध्यान दिया था। अब शेरशाह व्यापार के लिए, अब व्यापार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले व्यापार का मतलब होता है कि किस जहां से सामान की उपज हो रही है, ठीक है, जहां पे सामान का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वहां से अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर के बेचना, फायदा कमाने के लिए। यहाँ पे 5 रुपए में खरीदना, 10 रुपए में ले जाकर के बेचना, यही क्या है, ये जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब व्यापार होगा तो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी बच्चों, मार्ग की आवश्यकता होगी। मार्ग मतलब रास्ते की आवश्यकता होगी, सड़क की आवश्यकता होगी। यही इसीलिए देखते हैं कि जितनी भी मालगाड़ी है उसके लिए एक अलग सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक अलग रास्ता बनाया जा रहा है, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगा, मतलब सामान की आवाजाही होगी, ठीक है। जितना जल्दी एक जगह से दूसरी जगह सामान का आवाजाही होगा, सड़क अच्छे होंगे, रेल मार्ग अच्छे होंगे, तो क्या होगा, जो देश की तरक्की होगी और अधिक बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, शेरशाह सूरी भी इस चीज को समझता था कि अगर व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, राज्य संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा, धनी होगा, राज्य के पास धन आएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, राजा को टैक्स मिलेगा। इसलिए उसने क्या किया कि व्यापार को और विकासशील बनाने के लिए, विकसित करने के लिए उसने व्यापारियों से अच्छा व्यवहार के साथ साथ सख्त आदेश अपने अधिकारियों को दिया कि जितने भी व्यापारी हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और साथ ही साथ व्यापारियों से पूरे राज्य में मात्र 2 जगह ही कर लेने की व्यवस्था की। बोला कि भाई 2 जगह ही आपको क्या किया जाएगा, टैक्स दिया जाए, टैक्स लिया जाएगा 2 जगह पर ही। चूंकि शेरशाह को अपने नए राज्य को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत थी, व्यापार से आय हो सकता था, इसलिए उसने व्यापार की उन्नति पर पूरा ध्यान दिया। उसने देखा कि भाई व्यापार अगर बढ़ेगा मेरे राज्य में तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। और शेरशाह की बात अगर करें तो शेरशाह ने व्यापार के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए व्यापारियों के लिए क्या किया था, यातायात के साधनों को उन्नत बनाया था। पुरानी सड़कों की क्या करवाई थी, इसने मरम्मत करवाई थी। यानी कि अगर सड़क अच्छे होंगे तो व्यापारी जो होंगे अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नई सड़कों का निर्माण भी करवाया था। और सड़कों के किनारे अगर देखा जाए तो प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के लिए क्या करवाया था, विश्राम के लिए सरायों का निर्माण करवाया। अब हम लोग जानते हैं कि पहले का अगर जो ट्रैवलिंग होता था, आज क्या है, आज अगर देखा जाए तो आज हम लोग कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। और अगर कार से जाएंगे तो एसी लगा हुआ है, सारा चीज़ व्यवस्था उसमें। और बड़े बड़े बस हैं, मतलब ट्रक है, सामान से ढुलाई हो सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, वो एक ग्रुप में चलते थे। कैसे चलते थे, ग्रुप में, झुंड के झुंड चलते थे। और ऐसा कोई मोटर गाड़ी नहीं था, डीजल कार नहीं था। वो लोग अगर ज़्यादातर अगर चलेंगे तो बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, और उस पर क्या करते थे, अपने सामान को लोड करके। और बहुत व्यापारियों की एक श्रृंखला चलती थी, मतलब बहुत बड़े व्यापारियों का एक ग्रुप चलता था, जिसको कारवां बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, कारवां बोलते थे। कारवां मतलब बहुत लोगों का एक
काफिला चलता था, बहुत सारे व्यापारियों का 100 200 500 लोगों का एक काफिला एक साथ चलता था। जिससे कि अब ये लोग एक साथ क्यों चलते थे बच्चों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डाकू लुटेरे अगर कोई अटैक कर दे तो सब लोग अपनी रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करके और उनको हरा सके, ये इसलिए लोग क्या चलते थे, कारवां में चलते। अगर अकेले चलेगा, आया चाकू भिड़ाया और छीन करके लेकर के चला गया तो हो गया काम। तो इसलिए लोग क्या किस में चलते थे, कारवां में चलते थे। अब अगर कारवां में चलेंगे, आप व्यापारी लोग चलेंगे तो अब ऐसा तो नहीं है कि घोड़ा गाड़ी से चल रहे हैं तो चलना है, दिल्ली से जाना है कोलकाता, तो एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा। तो इस चीज़ के लिए, इन सब परेशानियों को देखते हुए जो शेरशाह था उसने क्या करवाया था, हर एक 8 किलोमीटर पे सरायों का निर्माण करवाया था। अब ये सराय का क्या मतलब होता है बच्चों, सराय का मतलब होता है कि हम किस रुकने का स्थान, सराय का मतलब क्या होता है, रुकने का स्थान, ठहरने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सराय बोलते हैं। जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों कर्मचारी रहते थे और व्यापार का विकास हो सके इसके लिए व्यापारियों से लिए जाने वाले जो कर को फिर से तय किया गया और सरायों के आसपास छोटे गाँवों या फिर शहरों को बसाया गया कि जो सराय होगा वहाँ पे जो व्यापारी आएंगे रहेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए क्या होगा, छोटे मोटे गाँव होने चाहिए, गाँवों में लोग होने चाहिए जिससे इन लोगों को सहायता हो सके। आज भी अगर आपको कई गांवों में शहरों के नाम में सराय मिल जाएगा। जैसे अगर बात करें मुगल सराय, क्या है, अब तो मुगल सराय का नाम चेंज कर दिया गया है, मुगल सराय का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। लेकिन आज भी मुगल सराय है, ठीक है, दल सिंह सराय है, ठीक है, दल सिंह सराय, बेगूसराय आप लोग सुने होंगे। तो इन सबों के नाम में क्या लगा हुआ है, सराय लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो दैनिक प्रशासन की व्यवस्था में अगर बात करें तो दैनिक प्रशासन की व्यवस्था में शेरशाह ने सल्तनत काल में प्रचलित जो व्यवस्था थी उसी को बनाए रखा। इसके विषय में आप अध्याय 3 में पढ़े होंगे, हम लोगों ने पढ़ा भी था चैप्टर 3 में कि दैनिक प्रशासन कैसे चलता था, कौन कौन से टैक्स अधिकारी होते थे, किस प्रकार से लोगों के जो दैनिक प्रशासनिक स्थिति है उसको देखरेख करते थे। शेरशाह ने केवल उसे ही प्रभावी बनाया। इस प्रकार यह कहना कि सही होगा कि शेरशाह का शासनकाल मात्र 5 वर्षों का रहा। उसके मरने के बाद ही उसका राज्य भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और उसके जो उत्तराधिकारी शेरशाह की व्यवस्था को संभाल नहीं सके। फिर भी कम समय में उसने जो कार्य किए तथा जनता पर जितना प्रभाव इन कार्यों का हुआ वह इतिहास में शेरशाह और उसके अफगानों के राज्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। और स्मरणीय है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की भूमिका निर्णायक थी। यानी कि शेरशाह कहाँ से शासन चला रहा था, तो बिहार से। और बिहार के किस क्षेत्र से, तो सासाराम वाला जो क्षेत्र है वहां से शेरशाह क्या किया था, शासन चला रहा था। आज भी सासाराम में क्या है, शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह का जो टॉम्ब है, मतलब क्या बोलते हैं उसकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, सासाराम में ही है। अगर आप बिहार भ्रमण के लिए अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं। स्कूल की तरफ से भी बच्चों को वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाया जाता है। अब देखो क्योंकि शेरशाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। अब देखो क्या करा कि बादशाह अकबर और मुगल राज्य का मजबूत होना, इसके बारे में हम लोग बच्चों अकबर और जो भी मुगल साम्राज्य हुमायूं जो है वो शेरशाह से हार करके भाग गया था, कहाँ पे, ईरान में भाग गया था। शेरशाह उसको खदेड़ दिया था, ईरान में वो जाकर के शरण में लिया था। और बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हो गई थी तो वो देखा कि अब शेरशाह नहीं है तो हम चलते हैं फिर से, और पुनः उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया हुमायूं। और उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा जो है वो अकबर, वो क्या करता है, शासक बनता है। तो ये कहानी थोड़ी लंबी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।